जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार दरोगा बीपीएससी सीडीपीओ आज डेट है कितना आपका 17/5/2021 और यह टेस्ट नंबर 8वां है जो कि मैंने खुद से ही क्वेश्चन सेट करके दे रहा हूं। ठीक है, अब यह टेस्ट हर एक दिन गैप करके एक दिन होगा। ठीक है, एक दिन अब देखिए 17 को टेस्ट हो गया, अब एक दिन ऐसे 18 को गैप करेंगे, 19 को फिर टेस्ट होगा 9th नंबर टेस्ट। ठीक है, 19 तारीख को जो है फिर 9th नंबर टेस्ट होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि आज के टेस्ट में जो है टॉपर कौन कौन रहे हैं। तो टॉपर का लिस्ट देख लेते हैं एक बार। ये देखिए टेस्ट 8 के टॉपर। ठीक है, उत्तम कुमार ये जो है 50 में से 44 नंबर लाए हैं। फर्स्ट टॉपर उत्तम कुमार। सेकंड टॉपर कमलेश कुमार 42 नंबर के साथ। थर्ड टॉपर राजीव कुमार ये जो है आपका 41 नंबर के साथ। स्वीटी जो है फोर्थ टॉपर पे है 38 नंबर के साथ। अब देखिए 3 टॉपर जो है आपका ये देखिए फिफ्थ में 3 गो है RK सिंह और जे किशोर, और एक सुजाता कुमारी का नाम जो है हम लिखने भूल गए थे यहाँ पे, उनका भी 38 नंबर है। ठीक है, उनका भी 38 नंबर है। तो आप देख लीजिए यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए है बहुत सारे लेकिन नाम सबका हम नहीं ले सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे हैं। अब देखिए नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वह 19 मई को होगा। नेक्स्ट टेस्ट 19 मई को सुबह के 10 बजे से 10:30 बजे के बीच होगा। और इसमें जो हम टॉपिक दिए हैं देखिए, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं इस टेस्ट सीरीज से तो आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9546185257। ठीक है, इस पे हाई लिख के अपना नाम लिखें और वहाँ पे बोलें कि ग्रुप में ऐड कर देने, तो हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। इस टेस्ट का जो है कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। तो देखिए इसका जो है हम टॉपिक बता दे रहे हैं। तो इसका जो 9th नंबर टेस्ट का जो टॉपिक है ये पॉलिटी में एक उपराष्ट्रपति चैप्टर पढ़ लेंगे आप लुसेंट से। ठीक है, लॉर्ड कर्जन से लेके लॉर्ड माउंटबेटन तक यानी कि गवर्नर जनरल पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन से लेके माउंटबेटन तक। ठीक है, उष्मा फिजिक्स का टॉपिक है उष्मा, ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद चौथा टॉपिक है पारिस्थितिकी, ये बायो का टॉपिक है। ठीक है, लुसेंट से ही सारा पढ़ना है, लुसेंट से पारिस्थितिकी पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए अप्रैल का करंट अफेयर जो है 1 से लेके 30 तक का ऑलरेडी टेस्ट हो चुका। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि इस टेस्ट में पूरा अप्रैल एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरा अप्रैल पढ़ लेंगे, पूरा अप्रैल से हम 10 या 12 क्वेश्चन डालेंगे, वहाँ से आप लोग करंट कर लेंगे। ठीक है, और देखिए जो भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्द से ज्वाइन कर जाइए, बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको। बिहार दरोगा, बीपीएससी या फिर सीडीपीओ जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, यूपीएसआई भी है, यूपी पीसीएस भी है, झारखंड पीसीएस, ये जितना भी एग्जाम है सबके लिए यह टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ गर्ल्स का ग्रुप और बॉयज़ का ग्रुप दोनों का सेपरेट ग्रुप है। ठीक है, दोनों का अलग अलग ग्रुप है। और देखिए अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये लीड मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पे आपको हर एक प्रकार का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें जो टॉपिक था पॉलिटी का, हिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का और करंट का। ठीक है, और यह सेट नंबर 8वां होगा। अब देखेंगे पहला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 57, ऑप्शन डी। ठीक है, अनुच्छेद 57 आपका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे जो इसमें कुछ अनुच्छेद दिया है इम्पोर्टेंट, उसको हम भी लेके चलते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति का, भारत में एक राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद 52 में कहा गया है। अब देखिए अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। और अनुच्छेद 54 में क्या क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के रीति यानी कि विधि। ठीक है, और अनुच्छेद 57 तो देख ही लिए। और
56 देखेंगे, अनुच्छेद 56 में क्या है, ये पदावधि है, यानी राष्ट्रपति के पद की अवधि के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 61 एगो महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा, महाभियोग से संबंधित है। राष्ट्रपति जो महाभियोग लगता है राष्ट्रपति पर, वह अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 2 नंबर, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो देखिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और संसद में चुने जाने का योग्यता रखता हो और वह देश का नागरिक हो, किसी लाभ पद पर न हो, वह पढ़ा लिखा होना अनिवार्य नहीं है, यानी पढ़ा लिखा राष्ट्रपति को होना जरूरी नहीं है। इसीलिए से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वह अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है और वह संसद की किसी भी सदन, ये तो राज्यसभा भी लगा सकती है या फिर लोकसभा भी, यानी कि संसद के दोनों में से किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 4, कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो प्रदान किया गया है वह अनुच्छेद 123 के तहत, 123 के तहत। अब देखेंगे 360 में क्या है, 360 में वित्तीय आपात है, ठीक है, वित्तीय आपात। और 352 में क्या है, आपातकाल की उद्घोषणा। और 356 में राष्ट्रपति जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है वह अनुच्छेद 356 के तहत, 356 के तहत। 200 अनुच्छेद ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि राज्य विधानमंडल में विधेयक को जो अनुमति देता है वो अनुच्छेद 200 में कहा गया है। ठीक है, चलते हैं आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना चाहिए, कितने समय तक रखा जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा 6 सप्ताह, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि संविधान असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 160 के तहत, अनुच्छेद 160 के तहत। अब देखेंगे अनुच्छेद 162 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्य की कार्यपालिका यानी कि राज्यपाल का जो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है वह अनुच्छेद 162 में है। और 165 में क्या है, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 है। और 310 में क्या है, संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि यानी पद की अवधि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था। तो राष्ट्रपति भवन को डिजाइन एडविन लुटियन द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि आप राइटिंग पे मत जाइए, ठीक है, कि राइटिंग ठीक नहीं है तो नहीं देखेंगे, ये जो भी होता है मन में, तो वो चूँकि टाइपिंग अभी हो नहीं सकता है इसीलिए से हम टाइपिंग नहीं करवाएंगे और आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे कि सुनिए कम से कम इसको, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सब दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। ये बिल्कुल कथन क्या है, सही है। कारण है राष्ट्रपति की शक्तियों का कोई सीमा नहीं होता है, नहीं ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। राष्ट्रपति का भी क्या होता है, शक्ति का सीमा निर्धारित है। तो इसका राइट आंसर होगा ए तो सही है लेकिन आर गलत है, यानी कि ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है, कहता है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह कौन सा था। तब भारत डाक घर विधेयक में किया था अपने वीटो शक्ति का प्रयोग। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10, कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं कौन कौन। देखिए, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य
ये भी क्या होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य नहीं होते हैं, सिर्फ जो है विधानसभा के सदस्य होते हैं। तो ये क्या होगा, ये गलत हो गया। सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सही है। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, एक सही है, दो गलत है, तीन सही है, चार सही है, यानी कि एक, तीन और चार सही है और 2 नंबर गलत है। तो पूछ रहा है कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर होगा 1, 3, 4 ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? जिसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। अब देखिए लॉर्ड कैनिंग के शासन से संबंधित रखेंगे, पोर्टफोलियो प्रणाली इसी से संबंधित है। 1857 का विद्रोह जो हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग के काल में ही हुआ था। अब देखिए लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति से संबंधित है और रेलवे का जनक किसको, लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है, ठीक है। और डलहौजी का जो कार्यकाल रहा था वह 1848 से 56, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 12। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, बिल्कुल सही है। दूसरा है लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि से संबंधित है, ये भी क्या है, सही है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, देखिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच हुआ था, जबकि प्रथम मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1775 से 1782 के मध्य हुआ था। तो कहता है कि 1803 से 5 में कौन था, तो वेलेस्ली था उस समय। तो ये क्या हो जाएगा, कथन गलत हो गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन, ये भी क्या है आपका सही है। तो कहता है कौन सा सही नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 13 नंबर। भारतीय शास्त्र अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय शास्त्र अधिनियम कब पारित हुआ? यह हुआ था 1878 में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था लॉर्ड लीटन के समय। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कब हुआ? 1882 में, रिपन के समय। यहाँ पूछ रहा है क्या, भारत शास्त्र अधिनियम 1878, ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे कि 1891 में क्या संबंधित है, तो 1891 में जो हुआ था यह 1881 के बारे में देखते हैं कि 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम जो पारित हुआ था 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय, ठीक है, ध्यान में रखेंगे इस बात को, ठीक है। और 1882 तो समझिए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न। इल्बर्ट विधेयक किसके काल में प्रस्तुत किया गया था? इल्बर्ट विधेयक किसके काल में प्रस्तुत किया गया था? तो ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कब किया गया था? तो 2 फरवरी 1883 को, 2 फरवरी 1883 को ध्यान में रखेंगे, 2 फरवरी 1813। और रिपन के समय ही नियमित जनगणना शुरू हुआ था 1881 से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 15 नंबर प्रश्न है, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था कब? 1885 से 88 के मध्य हुआ था तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। अब देखेंगे डफरिन जहां आया तो डफरिन से संबंधित 1-2 पॉइंट और याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था वह लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। जिसमें किसने किया था? एओ ह्रोम उसके महासचिव थे और WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। और देखिए इसी से संबंधित एक और पॉइंट याद रखिएगा कि बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट इसी के शासनकाल में
पारित हुआ था। चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 है, कहता है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का जो शासनकाल रहा था 1894 से 99 के बीच, 1894 से 99 के बीच। चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 17 है, दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किया गया किस एक्ट के तहत? तो एक्ट 5 के तहत किया गया था, लॉर्ड एलनबरो के काल में। लॉर्ड एलनबरो के काल, चूँकि एलनबरो का जो कार्यकाल था वह 1842 से 44 के मध्य था, ठीक है। और रविवार की छुट्टी भी जो है लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल से ही 1843 से शुरू हुआ था। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगला प्रश्न, कहता है कि प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और मेडकॉफ का जो शासनकाल था 1835 से 1836 के बीच, 1835 से 36 के बीच। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के तहत नागपुर को कब अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया? कब अंग्रेजी साम्राज्य में? देखिए, नागपुर को जो मिलाया गया था वह मिलाया गया था 1854 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए, प्रथम किसको मिलाया गया था? 1848 में सतारा को, 1849 में जैतपुर और संबलपुर, 1849 में, 1850 में बघाट को और 1852 को उदयपुर को, ठीक है। 1852 में किसको? उदयपुर को। 1853 में झांसी को, 1853 में झांसी को। इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलते हैं 20 नंबर, कहता है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके काल में हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वह 1844 से 48 के बीच हुआ था। 1844 से 48 के बीच ये हार्डिंग प्रथम था। चूँकि हार्डिंग प्रथम का जो कार्यकाल था वह 1848 से 44 था इसका कार्यकाल, ठीक है। और ये जो युद्ध हुआ था ये 1845-46 के करीब में हुआ था, ठीक है। और हार्डिंग से ही एक प्रश्न और दिमाग में रखिएगा कि नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने ही, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 21, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होता है। वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा कितनी डेसिबल होता है? तो मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा जो होता है, सुनने की सीमा, वह 95 डेसिबल तक होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल में क्या होता है? माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि का चाल में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह बढ़ जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कहता है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसमें? तो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि तरंगदैर्घ्य चेंज हो जाएगा और मीडियम में चाल भी चेंज हो जाएगा, यानी स्पीड भी उसका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम दूरी जो होनी चाहिए वह 17 मीटर होनी चाहिए। 17 मीटर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ध्वनि की आवृत्ति न्यू, तरंगदैर्घ्य लेम्डा और चाल भी के बीच का संबंध क्या है? तो भी इक्वल टू न्यू लेम्डा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ वाटर और वेलोसिटी ऑफ इस्पात, ठीक है, इस्पात यानी कि स्टील, वायु, जल एवं इस्पात के ध्वनि का वेग है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वेग जो होगा वह क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ स्टील में, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा होगा। इससे कम होगा वेलोसिटी ऑफ वाटर में और इससे भी कम होगा वेलोसिटी ऑफ एयर में। तो आप देखेंगे कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 28 कहता है कि एकॉस्टिक विज्ञान है किससे संबंधित है? यह ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 29 नंबर,
कहता है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अवश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है। अवश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितना होती है? तो ये होती है 20 हर्ज से कम। और श्रव्य जो होता है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच को श्रव्य ध्वनि कहते हैं, और 20 हर्ज से अधिक 20,000 हर्ज से अधिक को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है? तो वह एजोला। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। कहते हैं कि विषाणु क्या है? अगला प्रश्न है कि विषाणु क्या है? यह अकोशिकीय है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि केसर मसाला, केसर मसाला नेक्स्ट है, कहता है कि केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वर्तिकाग्र। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होता है, किस कुल से? तो इसका राइट आंसर होगा लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आंशिक मूल परजीवी, आंशिक मूल परजीवी। नेक्स्ट है कि बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो यह ठंड और शुष्क स्थिति। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अमरबेल तना परजीवी, यह सही है। चंदन जड़ परजीवी, ये भी सही है। आर्किड अधिपादप, ये भी सही है। घटपर्णी जलोभिद, ये गलत है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 38। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग वृद्धि मापने के लिए करते हैं, वृद्धि मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 39। करनाल बंट एक बीमारी है। करनाल बंट एक बीमारी है जो कि किससे संबंधित है? तो यह गेहूं की संबंधित है। किससे? गेहूं से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है कि मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? तो केशिका क्रिया है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि माउंट अपूर्णा, अब यहाँ से देखिए 10 क्वेश्चन करंट का है। ठीक है, करंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब करंट हम डाले हैं। ठीक है, माउंट अन्नपूर्णा को चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? यह प्रियंका मोहिते बनी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, प्रियंका मोहिते। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है, कहता है कि हाल ही में सड़क निर्माण कंपनी बीआरओ के कमान अधिकारी के रूप में किस महिला अधिकारी को नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा वैशाली एस हिवासे, वैशाली एस हिवासे को। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि सिप्री के रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान इसमें तीसरा रहा है, जो कि सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है। पहला कौन सा है? पहला यूएसए है, जो कि 778 बिलियन डॉलर खर्च करता है, और चीन जो है 252 बिलियन डॉलर खर्च करता है। और इंडिया जो खर्च करता है वह कितना? 72.9 बिलियन डॉलर खर्च करता है। तो ये तीसरा स्थान पर इसका रैंक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। हाल ही में भारत के वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा टीवी सोमनाथन को, टीवी सोमनाथन। ऑप्शन सी। चलते हैं, अगला प्रश्न कहता है कि किसके द्वारा वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन अवेयरनेस वीक 2021 शुरू किया गया? ये किया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। किसके द्वारा वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन अवेयरनेस
अवेयरनेस वीक 2021 शुरू किया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, और इसका थीम जो है वैक्सीन्स वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर, वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर इसका थीम रहा, और यह मनाया जाता है 24 से 30 अप्रैल के बीच, 24 से 30 अप्रैल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा मंगल रोवर जिसका नाम है जुरोंग, किसका नाम, क्या नाम है, जुरोंग, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? यह चीन से संबंधित है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ऑस्कर पुरस्कार 2021 निम्न में से किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा नोमाडलैंड को, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला प्रश्न 48, हाल ही में चर्चा में रहा दंतक प्रोजेक्ट किन दो देश का है? तो ये राइट आंसर होगा भारत और भूटान का है, भारत और भूटान का है। अगला प्रश्न है 49 नंबर का था कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि अगला प्रश्न विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ देखिए कि विश्व पृथ्वी दिवस वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन अगर पूछे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस, ठीक है, लीवर दिवस, विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को, और 21 अप्रैल को मनाया जाता है भारत में सिविल सर्विस डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को, ठीक है। यहाँ तक क्या हुआ आपका सेट नंबर आज 8 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेट के लिए आप लोग तैयार रहिए, नेक्स्ट टेस्ट 19 तारीख को होगा। अब हर एक दिन के बाद एक दिन टेस्ट होगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।